Now the onus is on the Congress. Yes. Let's ask Mr. Dhananjay Junarkar. कांग्रेस के धनंजय जुनाकर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. Let's ask him. जुनाकर साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. जय सिया राम सर, जय सिया राम, हर हर महादेव. जय सिया राम, हर हर महादेव. तो जुनाकर साहब, आज एकनाथ शिंदे साहब ने प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में वो आपकी जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है उसी की कॉपी है, इंटर्नशिप स्कीम, उसकी अनाउंसमेंट कर दी है. वो कहते हैं वो तो कल से ही लागू करने वाले हैं और उसमें वो 10,000 रुपये देंगे महीना, यानी 1,20,000 रुपये साल का. आप लोगों ने 1 लाख प्रॉमिस किया था अप्रेंटिसशिप स्कीम के लिए पूरे साल का. और उसके अलावा जो लाडली बहना स्कीम है उसमें तो रश इतना है कि उनका जो ऐप है वो तो 2 बार जो है वो कोलैप्स कर चुका है. तो सर, आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को एटलीस्ट जो 3 स्टेट हैं आपके, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, जहाँ पर आपकी सरकार है, वहाँ पर तो जो आपकी अप्रेंटिसशिप स्कीम थी और जो महालक्ष्मी स्कीम है उसको, मुझे ऐसा लगता है कि उसको आपको फौरन इंप्लीमेंट करना चाहिए. ये मेरा विचार है और प्रदीप जी का विचार है. आप बताएं. बिल्कुल बिल्कुल सर, होगा. और आपने जो बताया वही कार्यरत होने वाला है. कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी. और अगर मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस से कोई आइडिया लेके अगर कोई अच्छी चीज की है तो हम लोग उसका भी स्वागत करते हैं. हमेशा हर बात के ऊपर क्रिटिसिज्म करना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है. लोगों तक फायदा पहुंचाना और सरकार को लोगों तक लेके जाना और लोगों को सरकार से जो मिलना है वो अंत्योदय मतलब आखिरी आदमी तक पहुंचाना, इसी के लिए हमारा एज अ अपोजिशन हमारा काम है और वो हम लोग वो करते रहेंगे सर. लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है सर. सबसे बड़ी बात ये है, ना कर्नाटक में सीतारमैया साहब ने कोई बात करी है, ना ही उधर अपने तेलंगाना में कोई बात हुई है, ना ही हिमाचल प्रदेश में कोई बात हुई है. इसके बारे में ना कोई प्लानिंग है, ना कोई चर्चा है, ना कुछ और है. तो मतलब आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपके पास शायद कहीं से सूचना आई होगी, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है सर. इंटरनल काम हो रहा है वो, और कुछ ही दिनों में वो अनाउंसमेंट आपको मालूम पड़ भी जाएगा कि किस प्रयोग में क्या पार्टी के जो हर अलग अलग स्टेट का अपना अपना बजट है वो हिसाब से वो कैसा फ्लो करना, कैसा पहुंचाना, इसके ऊपर वो नियोजन हो रहा है. पर आपको अच्छी न्यूज मिल ही जाएगी सर अभी कुछ ही दिनों में. प्रदीप जी. Indira Gandhi's greed for power turned the nation into a prison. संविधान हत्या दिवस 25 जून हर साल मनाया जाएगा. चुनरकर साहब, ये बिकॉज लोकतंत्र तब आपने, इंदिरा जी ने टोटली डिस्ट्रॉय किया था. 1,40,000 लोगों को आर्बिट्ररी अरेस्ट किया था. 1 करोड़ 1.1 करोड़ लोगों को स्टेरिलाइज किया था, नसबंदी किया था, फोर्स स्टेरिलाइजेशन. दिस वाज द डार्केस्ट डेज ऑफ डेमोक्रेसी. और मोदी जी ने ऐलान कर दिया, इसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे संविधान हत्या दिवस. ये पूरे हिस्ट्री में लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, आज के स्टूडेंट्स के दिमाग में रखा जाएगा कि इमरजेंसी कितना दर्दनाक था, लोकतंत्र कितना खतरनाक था. तो हाउ डू यू सी द गवर्नमेंट रिएक्शन, मोदी जी का रिएक्शन, अमित शाह जी जिस प्रकार से प्लान किए हैं? सर, इसका 2 प्रकार से मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा. एक तो मनुस्मृति के वाहवा करने वाले लोग और जिन्होंने जिंदगी में भारत के झंडे को भी ये लोग नहीं मानते थे, संविधान को नहीं मानते थे. 400 अगर इन लोग की संख्या हो जाती है अभी तो ये लोग संविधान का नाम तक लेते क्या, ये इतने सवाल इसके अंदर पैदा होते हैं. तो मैं ये भी एक अच्छी चीज मानता हूं कि कम से कम इनको मनुस्मृति को छोड़ के संविधान का नाम लेने के कगार पे आए और संविधान का नाम लेके कुछ अच्छा करने की उनकी इच्छा है. बाकी आगे जो संविधान का जो वो आगे की जो लाइन उनके ज्वाइन की मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, वो उनके वो फेलियर है. वो कैसे फेलियर है मैं आपको अभी बताता हूं. सर, 1971 को जो 5वीं लोकसभा थी जिसमें टोटल सीट थी 518 सीट में से 352 सीट मतलब 43% वोट कांग्रेस को मिले थे. और उसके बाद जो इमरजेंसी आई, इमरजेंसी में टोटल सीट थी 542. उसमें 542 सीट में जनता दल 267 सीट पे चली गई और कांग्रेस एकदम 154 सीट नीचे आ गई. मतलब उस समय कांग्रेस की टोटल 113 सीटें कांग्रेस कम आ गई. मतलब जो इमरजेंसी का हमारा नुकसान होना चाहिए था वो नुकसान उस समय हुआ. 113 सीटें हमारी कम आ गई. जैसे ही इमरजेंसी का ये 2 साल 2.5 साल का समय चला गया और वो जनता दल सरकार जैसे गिर गई 1980 में,
वैसे टोटल 529 सीट में से कांग्रेस को वापस 353 सीट पे आ गई और जनता दल को सिर्फ 31 सीट मिली। जनता पार्टी मतलब सर, जनता पार्टी, जनता दल नहीं, जनता पार्टी। जनता पार्टी को, दल मतलब हिंदी में दल होता है, वो इंग्लिश सर में जनता पार्टी हो जाता है। जनता दल एक अलग पार्टी, वो बिल्कुल जनता बिल्कुल पार्टी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वो तो हालदार उसका सिंबल हुआ करता था, हालदार। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये सर 2 साल में कांग्रेस ने 236 एमपी वापस ले लिए, वापस गेन हो गए हमारे, और हमारी उतनी जो मतदान का प्रतिशत हमारा कम हुआ था वो हमारा वापस आ गया। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि क्योंकि आपको इतनी ज्यादा सीटें मिली तो इमरजेंसी में जो कुछ हुआ वो लोगों ने माफ कर दिया, कहने का मतलब ये हुआ? नहीं, मैं और बताने जा रहा था कि अगर हमारे हाथ से जो गलती हुई उसके हमने इसके बाद भी माफी मांगी है। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने भी माफी मांगी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने माफी मांगी, और हम लोग भी, इंदिरा जी ने भी मांगी। हाँ, और हम लोग भी आपके चैनल के सामने अभी मैं बैठा हूं तो उस समय के लिए तो हम लोग का जन्म होकर ही एक आध साल हुआ रहेगा, तो भी हम उस समय के लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। जो लोगों को पीड़ा हुई रहेगी उसके हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप देखिए आज की तारीख में अघोषित इमरजेंसी है। आज दलितों का जो पीड़न हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, विरोधी आप सवाल पूछो, आप विरोधी आवाज उठाओ, आपको जेल में डाला जा रहा है, विपक्ष को के जो बैंक के खाते हैं उसको सील किया जा रहा है, विपक्ष के नेता के सांसदीय उनका रद्द करके उनका घर भी छीना जा रहा है। और आप देखिए 26 मई 2014 से मोदी जी की जो कार्य प्रणाली है उसको अगर हम लोग ये कहें कि संविधान की हत्या का युग अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा। ऐसा आज का विचार लोगों के मन में है, और मोदी जी के जवाब को, सवाल को, इनके इस आंदोलन को हम इस प्रकार से जवाब देंगे। चुनरकर साहब, मोदी 3.0, मोदी 3.0, मोदी जी का कहना है ये तीसरा टर्म में मेरा संकल्प है कि मैं इंडिया का 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी पूरे विश्व में करके दिखाऊंगा। 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, 3 करोड़ घर मैं और लोगों गरीबों को दे दूंगा। 3 करोड़ हाउसेस मोदी जी विल गिव। 3 करोड़ लाखपति दीदी, 3 करोड़ लाखपति दीदी मोदी जी ये संकल्प लिया है, ये तीसरा टर्म में हासिल करेंगे। ये डेवलपमेंट है, विकसित भारत का पहला जो कदम है वो है, और 2047 तक विकसित भारत का सपना जो मोदी जी देख रहा है वो विरासत में छोड़ के जाएंगे मोदी जी। हाउ डू यू सी मोदी जी स्टेटमेंट, जुनरकर साहब? सर मोदी जी 26 मई 2014 से एक ही स्कीम चला रहे हैं, वो स्कीम का नाम है लाडला उद्योगपति। वो एक ही स्कीम चला रहे हैं और उद्योगपति का लिए बनी सरकार 2014 से 2024 में भी उद्योगपति के फायदे के लिए बन रही है, उसके लिए काम कर रही है। मैं बड़े बड़े आंकड़ों में जाना नहीं चाहता हूं सर। 2 साल पहले महाराष्ट्र का कर्जा 5.5 लाख करोड़ रुपया था। 2 साल के अंदर शिंदे सरकार ने सर इसको 2.5 लाख करोड़ रुपया और कर्जा निकाला और 8 लाख के ऊपर ये कर्जा हो गया। क्या की ये रिपोर्ट है, ये कोई अपनी हमारी रिपोर्ट नहीं है। और सर अभी आप महंगाई के बारे में जब बता रहे थे, मेरे पहले प्रवक्ता के साथ आप जो बात कर रहे थे उसमें मैं कुछ आंकड़े देता हूं आपको सर। खाद्य की महंगाई 9.36% हो गई, अनाज की 8.75%, दालों की 16.07%, सब्जियों की 29.32%। सर जब तक ये चीजें आप एक पेट्रोल के भाव से ज्यादा अनाज, ये सब्जियां और दाल के भाव हो गए हैं सर, आप जब तक ये भाव नीचे नहीं लाएंगे और गरीब के घर में जब तक हर प्रकार की सब्जी नहीं जाएगी और अच्छे से गैस चालू के चूल्हा लगा के गैस लगा के खाना बना के शांति से खाना नहीं खा सकता, जब तक ये 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन का क्या वैल्यू है गरीब के घर के लिए, तो सुनने के लिए क्या मतलब है सर? दुरुस्त बात है। जहां तक के जीडीपी का प्रश्न है, जीडीपी तो चलिए आपका बढ़ रहा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम तो वही की वही है। जॉबलेसनेस, जयराम रमेश साहब बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी है, सबसे ज्यादा कीमतें अभी बढ़ी हुई हैं। पेट्रोल, डीजल, बाकी हर चीज की जो कीमत है वो सबसे ज्यादा अभी है। तो इस विषय में एक ठीक ठाक तरीके से डिस्कशन क्यों नहीं होता, मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्योंकि जब भी ये बात होती है, किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता या नेता से जब भी ये बात की जाती है कि साहब देखिए कीमतें बढ़ गई हैं, वो कहते हैं सीजनल है। उनसे कहा जाता है बेरोजगारी है, तो वो पता नहीं कौन से आंकड़े देते हैं, कितनी जॉब क्रिएट हुई सर, 8.5 करोड़। Yes, that's what Prime Minister Modi says.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई फिगर है कि 8.5 करोड़ जॉब क्रिएट हुई हैं पिछले 10 साल में। अब वो कहाँ हुई है किसी को मालूम नहीं है, आपको शायद मालूम हो। मोदी जी का स्टैटिस्टिक्स है 14 to 23 12.5 करोड़ जॉब्स, 12.5 करोड़ नौकरियां मिली हैं सर। और आपके काल का मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 2004 to 2014 ओनली 2.9 करोड़ जॉब्स। तो सर आप बताइए ये बाकी ये कितनी 14.5 करोड़ जॉब्स, यस सर, ये कहाँ है? 9.5 करोड़ से ऊपर हिज क्रेडिट एक्स्ट्रा जॉब्स। सर आप बताइए ना सर प्लीज, ये सर 12 करोड़ वही नौकरियां कहाँ हैं? ये जैसा ये सवाल जो आपने मुझे पूछा, एक ईमानदार चैनल है आपका और आप दोनों एक प्रतिष्ठित रिपोर्टर है और आप इस प्रकार का कड़क सवाल पूछते हैं। यही सवाल बड़े जितने भी दूसरे चैनल है उन्होंने पूछना चाहिए था कि ये 8 करोड़ जॉब कहाँ है, 9 करोड़ जॉब कहाँ है, आप बताइए। सर, तो उसकी 12.5 नौकरी करोड़ दूसरे दिन जॉब। चली, उसकी नौकरी एक दिन में चली जाती है, 1 घंटे में चली जाएगी उसकी नौकरी। तो ये तो आपका बड़प्पन है सर। आप हमको विरोधी पार्टियों को पूछ रहे हैं और हम लोग जवाब देने की कोशिश भी करते हैं कि नहीं, मैं इसके लिए हम रास्ते पे है सर, ओहो इसके लिए हम रास्ते पे। आप समझ नहीं रहे हो सर, मैं और प्रदीप जी बड़े अचंभित हैं, हम मतलब आश्चर्यचकित हैं। बड़ी अच्छी बात है देश के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। अगर 12, 13, 14 करोड़ नौकरियां आ गई हो तो ये कौन सी नौकरियां हैं, कहां से आई हैं? मतलब अब जैसा आप ही के लोगों ने कहा है, कांग्रेस के ही व्हाइट पेपर ने या कांग्रेस के ही उसने कहा है कि मोदी जी ने कहा पकौड़े तलिए, आज की तारीख में तो पकौड़े तलना भी बड़ा मुश्किल हो गया सर। बेसन की कीमत 170 रुपए किलो हो गई है, ईंधन की कीमत और बढ़ गई है। बेचारा पकौड़े तलेगा तो कहां से तलेगा, किसके पकौड़े तलेगा? बटाटा ऊपर, कांदा ऊपर, मिर्ची ऊपर। मतलब जुनेकर साहब बताएं इसके बारे में। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं सर कि अगर महाराष्ट्र स्टेट पूरे देश के अंदर सबसे नंबर 1 पे है और अगर उसका कर्जा 8 लाख करोड़ रुपया हो गया, अगर सब कुछ अच्छा होता, सब कुछ रोजगार अगर मिली होती, सब लोग घर में, सबके घर में राशन और ये जितनी भी महंगी आज सब्जियां हम बोल रहे हैं जो पहले एकदम सस्ती थी, वो अगर वो पहुंचती तो हम ये बात आपकी मानते। ये सब्जियां नहीं खाने सब्जियां मतलब एक प्रकार का जैसे दिवाली मनाना हो गया सर। अगर आपने कंटिन्यू 2-3 दिन अगर 2-3 सब्जियां लाइन से आप खरीद के लेके आए, 2-3 प्रकार की दालें अगर आप खरीद के लेके आए, तो दिवाली से कम मौसम नहीं है, ये समझने की बात है सर। इन्होंने जो नोटबंदी की उसमें से आपको आइडिया आ जाएगी कि नोटबंदी करने से सर कैश का फ्लो पूरा खत्म हो गया, इकोनॉमी पूरी स्लो कर दी, बैंकिंग क्षेत्र को 35,000 करोड़ का नुकसान हो गया, नई करेंसी बनाने के लिए 17,000 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ा, एटीएम के लाइन में लोग खड़े हो गए, 33 लोगों की मौतें हो गई, 15 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, भारत का पूरे कारोबार में 61,000 करोड़ का नुकसान हो गया और पूरी अर्थव्यवस्था में 1.28 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। आतंकवाद वगैरह कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर ये सिर्फ एक नोटबंदी के वजह से इतना हुआ है तो ये कवर कब हुआ वो हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा है। जो अगर 2 करोड़ नौकरियां मिल गई तो वो कब मिली और कहां मिली, किसको मिली, कौन काम पे जा रहा है? 12.5 करोड़ बोल रहे हो आप, 2 करोड़ पे लगे हुए हैं आप। 12.5 करोड़ नौकरियां, साल का 2 करोड़ पकड़ा इनका मैंने सर, तो 12 करोड़ 6 साल में 12 करोड़ हो गया मतलब इनके। मोदी जी इज बीन वेरी हॉनेस्ट ओवर लाइक सी 1 करोड़ नौकरी में दिया 1.2 करोड़ 1.2 करोड़ 2 करोड़ नहीं दिए उन्होंने, 2 करोड़ नहीं दे पाए। 2 करोड़ नहीं दिए। क्या बात है। But as it is, what you're saying, जुनेकर साहब, जयराम रमेश एंड कांग्रेस और राहुल गांधी जी बार-बार कह रहे हैं कि जीएसटी, नोटबंदी और अनप्लान्ड लॉकडाउन्स, अनप्लान्ड कोविड लॉकडाउन्स, जो कोविड के वक्त पर अनप्लान्ड लॉकडाउन्स मोदी साहब ने किए, उसमें 54 लाख पीपल लॉस्ट देयर जॉब इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आप जो कह रहे हैं उससे एक्सटेंशन में बोल रहा हूं। आप नोटबंदी का जिक्र किया, जयराम रमेश जी से कहा कि नोटबंदी प्लस जीएसटी प्लस कोविड का अनप्लान्ड लॉकडाउन हैज डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमी, वी आर टोटली डिस्ट्रॉयड आवरसेल्व्स। जो मोदी जी का जो अनप्लान्ड कदम उन्होंने उठाया, तो ये आपका कहना है कि नौकरी गया और आंकड़ा दे रहे कि 54 लाख ओनली इन द अनऑर्गेनाइज्ड, यानी छोटे सेक्टर में, अननोटिफाइड सेक्टर्स, वहां पर 54 लाख एमएसएमईज वगैरह सब मिलाकर। एंड ये कॉन्ट्ररी है, आप कह रहे हैं कि इतने लोग का जॉब चला गया और मोदी जी कह रहे हैं कि 12.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट उन्होंने जनरेट किया। आप कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर डिमांड, गवर्नमेंट सेक्टर में करीबन 35 लाख के आसपास नौकरी अभी तक मोदी जी ने लगाया नहीं। तो क्या इसमें थोड़ा आप रोशनी डालेंगे, जयराम रमेश जी का कहना और मोदी जी का कहना?
सर जयराम रमेश जी जो बोलते हैं वो एकदम स्टडी करके बोलते हैं, पेपर वर्क लेके बोलेंगे, पेपर हाथ में रहेगा उनका, और वो आपको समझ में भी आएगा कि वो आंकड़े, और आपको वो विजुलाइज करने की जरूरत नहीं, सामने वो हमको दिखेंगे, हमारे सामने दिखेंगे कि लोगों के पास क्या कपड़ा पहुंचा, क्या उनका एजुकेशन हुआ, क्या हेल्थ के बारे में हम लोग उतने आगे चले गए, क्या गए 15 दिनों में 20 दिनों में आप अगर न्यूज देखेंगे तो 15 ब्रिज और रास्ते टूट गए हैं या जमीन के अंदर धंस गए हैं। तो इनके जितने भी दावे हैं सर कि हमने इतने रास्ते बनाए, इतने घर बनाए, इतने ब्रिज बनाए, इतने एयरपोर्ट बनाए, इतने पोर्ट बनाए, ये सब दावे हवा में है। हमने इतने इतने एम्स बनाए, बीच में तो एक दो पत्रकार चले भी गए थे वो दिखाने के लिए कि जहां एम्स बनाया दावा किया वहां की जमीन तो वैसे के वैसे वहां घास उगी पड़ी है, वहां कुछ है ही नहीं। तो ये दावे इस प्रकार के हैं और पत्रकारों का काम है कि इनके दावे की पोल खोलना। आप लोग बहुत, मैं मतलब आपको मानता हूं कि आप लोग ऐसे सवाल भी पूछ रहे हैं। आज की तारीख में तो कोई मीडिया की हिम्मत ही नहीं कि इनको अपोज करो तो और इनको विरोध करके कोई सवाल पूछो। क्योंकि अब ये बात चली रही है तो थोड़ी सी और आगे बढ़ा लेते हैं। वो धारावी प्रोजेक्ट जो है वो अब अडानी जी बना रहे हैं। एयरपोर्ट का पूरा प्रोजेक्ट अडानी जी के पास है। अडानी जी के पास एयरपोर्ट वैसे भी है। उसके अलावा क्या प्रदीप जी, वो मुलुंद में बहुत बड़ी जगह भी मिल गई है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और वो डेयरी डेवलपमेंट की जो लैंड है वो भी दे रहे हैं उनको। यस यस। तो सर मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया, टोटल मोनोपोली कि पूरे मुंबई शहर में ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ रहते हैं, सिर्फ एक ही उद्योगपति है सर। मतलब पूछ रहा हूँ आपसे सर, वही लाडला, मैंने बोला ना कि लाडला उद्योगपति एक ही स्कीम चल रही है सर 2014 से। खाली लोगों को समझ में नहीं आ रही कि स्कीम चल कौन से रहे। आप लाडली बहना स्कीम देख रहे हैं, हम लोग लाडली बहना, पर जो नहीं लिखा वो पढ़ने का होता है न्यूज के अंदर, तो वो हिसाब से हम तो लाडला उद्योगपति यही स्कीम पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपने अभी 2-3 जमीनों का निर्देश किया और साथ साथ और 7-8 जगह की 30 एकड़, कहीं की 15 एकड़, कहीं की 10 एकड़, एकदम मेन स्पॉट की मिठागर की जमीन, वो सब जमीनें वो मांग रहे हैं। ऐसे न्यूज पूरे मार्केट में फैली हुई कि इतना सब दो तभी धारावी का विकास होगा। और उसका जो टीडीआर है उसका, फिर तो उसकी टीडीआर की बात भी वो तो अलग ही, जो महंगा उन्होंने किया 2.5% जो अभी का है उससे ज्यादा महंगा कर दिया टीडीआर स्लम का। वो भी आप देखिए कितना बड़ा घोटाला होने जा रहा है। आप तो मतलब रीडेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट में तो कैसे बिल्डर को परवड़ेगा, कैसे जो नया परचेसर वहां पैदा होंगे। और दूसरा आरोप जो खड़गे साहब ने लगाया था कि वेरी सीरियस चार्ज दैट पूरे एजुकेशन सिस्टम को आरएसएस ने हाईजैक कर दिया है। आरएसएस हैज टेकन ओवर द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। पूरे टॉप लेवल पे आरएसएस के लोग आज बैठे हैं और आरएसएस ये एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से मनुवादी विचारों को एजुकेशन सिस्टम में तोपना चाहते हैं। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो टोटली मनुस्मृति से प्रेरित होकर काम करेगा। उनके दिमाग में वो मनुस्मृति बहुत सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से थोपा जा रहा है। दैट्स अ सीरियस चार्ज बाय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब व्हेन ही सेड दैट। ये क्या सच्चाई है या सिर्फ एलिगेशन है? नहीं सर, ये एलिगेशन भी है और हम लोग की गलतियां भी है। क्योंकि हम लोग जब सत्ता में थे तो हमने ठीक से देखा नहीं कि हमारे हाथ से भी बहुत बड़ी गलतियां हुई है। आदमी पहचानने में हमारे हाथ से गलतियां हो गई। बड़े बड़े पोस्ट पे आदमी जो चले गए और जो बड़ी पोस्ट पे बैठ गए, बाद में मालूम पड़ा कि मैं आरएसएस का आदमी हूँ। वो आदमी रिटायर होके बोलता है मैं आरएसएस का कार्यकर्ता था या मैं आरएसएस को मानता हूँ और मैं मनुस्मृति को मानता हूँ। तभी हमारे आंखें खुली कि अरे बाप रे, ये आदमी गलत आदमी, इतनी साल 5 साल 7 साल 8 साल ये पोस्ट पे बैठा था, उसने कितना नुकसान किया रहेगा। तो वो हमारी गलती भी हम मानते हैं, पर अभी हम जागरूक हैं। अभी इस प्रकार के आदमी चुन के बाहर निकाले जाएंगे। और जैसे इन्होंने प्री प्लान किया, जैसे नियोजन आयोग की बर्खास्ती की, चुनाव आयोग की कमेटी में से देखो उन्होंने सीजीआई की पोस्ट को बाहर निकाल डाला मोदी जी ने। अगर मोदी जी ईमानदारी से चुनाव चाहते तो वो खुद का और एक मिनिस्टर और उन्होंने रखा जिसका चुनाव भी मोदी जी करेंगे, और एक विपक्ष का नेता, मतलब 2+2 के सामने एक आदमी। मतलब शुरुआत में एक विरोधाभास प्रकार का उन्होंने वो काम कर दिया। उसके साथ साथ सीबीआई, ईडी, आईटी, इनको सर गुलाम बनाकर जिस प्रकार से लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो लोग मनुस्मृति का पालन नहीं करेंगे उनको जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है, और जिनको पालन करने की इच्छा है, जो सीबीआई, ईडी, आईटी के भय से डर गए हैं, जिनको रातों रात क्लीन चिट चाहिए,
और मनुस्मृति को मानने को तैयार है। संविधान की किताब को दूर फेंक कर मनुस्मृति की किताब को छाती में लगाकर ताबड़तोड़ भाजपा में जाने को तैयार है। ऐसे लोगों को तो फिर बड़ी बड़ी पोस्टें ये दी जा रही है। तो जो भी खड़गे साहब ने कहा बिल्कुल 200% सच है सर। लेकिन जुनेरकर साहब ये बताएं, जहां तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है, जिस प्रकार राहुल गांधी जी अभी लोगों को मिल रहे हैं और साथ में उन्होंने जितने भी युवा हैं हमारे, उन सबको एक अश्योरेंस दी है, एक भरोसा दिलवाया है कि भैया नीट स्कैम में जो कुछ भी हुआ, नीट का जो कुछ भी हुआ, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और मैं तब तक आप लोगों के साथ रहूँगा जब तक कि आपको इंसाफ नहीं मिलता। ऐसा मैसेज आया है मेरी समझ में राहुल गांधी जी की तरफ से। तो उसके बारे में आपकी खुद की सोच क्या है? जिस प्रकार वो रेलवे के कुली से मिले, मोटरमैन से मिले, किसानों से मिले, मैकेनिक से मिले, कारपेंटर से मिले, हर जगह हर एक से वो मिल रहे हैं और आज भी उनका पीपल कांटेक्ट प्रोग्राम जो है आज भी चल रहा है। उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की छवि बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी है और सामने जो आपके सामने जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो जरा तिल मिला रहे हैं, वो घबरा रहे हैं थोड़ा सा। जुनेरकर साहब सर आप सोचिए, आप इतने विद्वान हैं, आप एक सोचिए सर, कॉमन सेंस की बात है क्या 41 टाइम 41 टाइम कभी भी पेपर लीक हो सकता है क्या? कोई भी परीक्षा के पेपर, गवर्नमेंट के पेपर, स्कूल कॉलेजों के पेपर 41 टाइम सर पेपर लीक होते हैं। मतलब आप सोचिए कि क्या लेवल से ये लोग एजुकेशन सिस्टम करना चाहते हैं। और बिना पैसे का सर पेपर लीक होता होगा क्या? और पैसे का व्यवहार हुए सिवा लोग लाखों लोगों तक वो पेपर पहुंचाने का काम, ये एक प्रकार का सर सिंडिकेट है। और लोग इस प्रकार से जो काम करते हैं, आप और मैं एक मिडिल क्लास आदमी 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करके पढ़ाई करके उसके पिताजी कैसे भी फी ला के अच्छे बड़े क्लास में डाल के वहां का एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। सेंटर्स ऐसे बड़े बड़े मोनोपोली के हो गए, वहां जाके लोग पढ़ते, काम करते, मेहनत करते, और जब बेचारा वो पैड और पेन पेपर लेके निकलता है तब मालूम पड़ता है पेपर तो लीक हो गया। तो जो सच्चा पेपर लिखने वाला है सर, उसके घर में तो उम्र बढ़ते जा रही है उसकी, और एक उम्र के बाद तो फिर आप वो परीक्षा भी दे नहीं सकते। तो 41 बार अगर पेपर लीक होके हजारों युवा डिबार हो गए उनकी एज के कारण, तो ऐसे युवाओं को आप, उनके गुस्से को आप कहाँ देखते हो? ऐसे युवाओं का गुस्सा अगर रॉन्ग की तरफ, रॉन्ग साइड में अगर चला गया तो कितना नुकसान है। और अगर ऐसे युवाओं को हाथ को अच्छा काम मिल गया तो देश को जो फिर 5 ट्रिलियन आप बोल रहे, तो 5 ट्रिलियन के हम लोग 6 ट्रिलियन भी तक भी चले जाएंगे। ऐसे युवाओं को सचमुच काम मिल गया, और 11 करोड़ की आप बात कर रहे, वो सचमुच 11 करोड़ युवाओं को काम मिल गया, तो सर विपक्ष को तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं ना, और आपको मोर्चा निकालने की जरूरत नहीं, और ऐसे अलग अलग दिनों की बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मोदी जी को सर। तो कहने का मतलब ये हुआ आखिर में मेरी तरफ से, प्रदीप जी एक और सवाल पूछेंगे आपसे उसके बाद, कि जो महाराष्ट्र में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा, अजीत दादा पवार साहब को भी बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा, तो उसके एवज में अब ये लाडली बहना स्कीम आई है और ये इंटर्नशिप स्कीम आई है। आपको क्या लगता है कि अगले 2 या 3 महीने में, क्योंकि अक्टूबर के करीब शायद चुनाव होंगे, आपको क्या लगता है कि इन ऐसी स्कीमों से जो, क्योंकि देखिए साहब, लाडली बहना स्कीम में भी घर में पैसा पहुंचेगा, इंटर्नशिप स्कीम में भी घर में पैसा पहुंचेगा, और जैसा मध्य प्रदेश में हुआ कहीं वैसा महाराष्ट्र में तो नहीं होने वाला सर? नहीं सर, एक पब्लिक की टेंडेंसी रहती है सर कि अगर फ्री कहीं कुछ मिल रहा है तो वो लेने में कोई झिझक नहीं करते, लोग ले लेते हैं। भले दूसरी पार्टी अगर कोई काम करके कुछ फ्री दे रही है तो ये भीड़ वोटों में कन्वर्ट नहीं होने वाली इनकी तरफ क्योंकि लोगों के मन इन्होंने इस प्रकार से तोड़े हैं कि उनके जो मन टूटे हैं, ऐसे मन की मरम्मत जो करनी चाहिए, जिस प्रकार से पीठ के ऊपर हाथ रख के उनको हिम्मत देनी चाहिए, वो काम नहीं हो रहा। ये खाली दादागिरी, इनके मंत्रियों की आवाज देखिए, उनका अहंकार देखिए, जिस प्रकार से लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो भीड़ है वो भीड़ अपने अधिकारों के लिए और अपने पैसों के लिए वहां जा रही है, उनको 2 पैसे मिलने चाहिए। क्योंकि आप जितने बड़े बड़े रास्ते बना रहे, लाखों करोड़ों के, उसके ऊपर करोड़ों की गाड़ियां दौड़ेगी टोल लेके, तो ये गरीब बहना वो अपनी कोई गाड़ी लेके वहां इनके बड़े रास्ते पे से या कोस्टल रोड पे से जाने वाली नहीं है, इनको उतना ही मिलना है। पर उतना लेकर वो तो ये लोग जरूर कांग्रेस को या इंडिया आघाड़ी को मिलेगा, इतना मेरा पूरा विश्वास। मणिपुर, राहुल गांधी जी ने कहा कि
He is going to storm the parliament where Manipur issue is concerned. मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मणिपुर में प्रयास जबरदस्त तरीके से हो रहा है। अमित शाह कंटिन्यूस मणिपुर जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं और 11,000 एफआईआर रजिस्टर किया है, 500 लोग अरेस्ट है। और उन्होंने आगे जाकर कहा कि अगर कांग्रेस ये दावा कर रहा है कि उनके वक्त मणिपुर सेफ था, तो व्हाई वाज प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज 10 टाइम्स इन कांग्रेस रूल इन मणिपुर। ये आप प्रश्न है कि आपके वक्त भी मणिपुर वाज बॉइलिंग, 10 बार आपने राष्ट्रपति शासन लगाया और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट विल बी स्टॉर्म दिस टाइम विद मणिपुर इशू। जुनोर साहब, तो कांग्रेस ने कुछ तो अच्छा काम करने की कोशिश की, तभी राष्ट्रपति शासन लगाया ना। वहां मरने के लिए लोगों को छोड़ा नहीं, नग्न परेड होने को दिया नहीं। अगर 10 बार कांग्रेस ने किया है और इस प्रकार का काम हो रहा तो 11वीं बार आप करते, राष्ट्रपति शासन लगाते, लगाना ही चाहिए था वहां। अगर सीएम काम करना नहीं है, अगर सीएम काम करने के लायक नहीं लगता, वहां पुलिस स्टेशन में से हथियार लूटे चले जाते, गोलियां, राइफल, 5-5 हजार 10-10 हजार राइफल वहां से चोरी होती है पुलिस स्टेशन में से, और महिलाओं की नग्न परेड निकाली जाती है। ऐसे समय आप 11वीं बार अगर लगा देते राष्ट्रपति शासन तो स्वागत होता। कांग्रेस को गाली देके क्या मतलब है? और अभी 11,000 एफआईआर आज करने की बात कर रहे, इतने दिन क्या सो गए थे क्या? शूट एंड साइट का ऑर्डर देके वहां जिसके हाथ में राइफल थी उसको अगर आपने वहां ऑर्डर दी होती तो आज तक ये 11,000 तक का आंकड़ा जाना है कोई शर्म की बात है, ऐसा इनको लगता नहीं क्या? मतलब ये तो 11,000 एफआईआर हुई है, जो नहीं हुई उसकी संख्या कितनी होगी वो आप सोचो तो आप डर जाओगे, क्योंकि हर आदमी उतना पुलिस स्टेशन में जाके वहां जाके एफआईआर करने की छाती नहीं रखता, हिम्मत नहीं रखता। मैं लॉयर हूं, मैं समझता हूं, मैं रोज ये देखता हूं। अच्छे से अच्छा आदमी भी बोलता है जाने दे, अपने से नहीं होगा, ये इतना कोर्ट की लड़ाई कहाँ लड़े। आदमी 90% आदमी एफआईआर करने की हिम्मत ही नहीं करता। अगर 11,000 एफआईआर हुई तो इसका मतलब समझ लो कि 50,000 एफआईआर वहां होने की जरूरत थी और वहां उससे ज्यादा लोग पीड़ित है। तो चलते चलते सर ये भी बता दें, आपने खुद कहा कि आप जो है वो माशाल्लाह वो वकील हैं, एडवोकेट हैं सर आप, तो ये नए कानून जो आए हैं वो आपको समझ आ गए सर, याद आ गए? अभी सेक्शन में याद हो गए या नहीं? या अभी पुराने सेक्शन पे चल रहे हो? कुछ भी समझ में सर, पूरा बाउंसर है सर, पूरा बाउंसर है, कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग किताबें उठा के लेके बैठे, जूने के बाजू में नया हमने चार्ट बना के कोशिश कर रहे हैं, पर ये सब बाउंसर है। तो कोर्ट में क्या माहौल है सर, ये तो बता दो। आपका तो ठीक है कि जज साहब को याद है, मुझे लगता है जज साहब को भी याद नहीं होगा। नहीं, सबकी हालत खराब है सर, बिल्कुल आपने पॉइंट सही उठाया सर, सबकी हालत खराब है। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच जुनाकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब बीकेसी की तरफ आए तो जरूर वापस आइएगा। बिल्कुल, आप दोनों को देख के सर चार्ज हो जाता है सर, मन की पूरी निगेटिविटी खत्म हो जाती है, अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और जैसा प्रदीप जी अक्सर कहते हैं कि यहाँ से सिर्फ 2 मिनट दूर अंबानी साहब के घर में शादी चल रही है, यहाँ से सिर्फ 2 मिनट दूर लैंडमार्क है, वहां से घूम के इधर आइए। राहुल गांधी जी तो नहीं जाएंगे, शायद मोदी जी अब तक गए नहीं है। आप जरूर लैंडमार्क ढूंढ के यहाँ पर आइए हमारे ऑफिस में। सर मेरे लिए लैंडमार्क आप दोनों जो जगह पे 2 सीट पे बैठे ना सर, उसके बाजू में मैं उनका एड्रेस दूंगा। लैंडमार्क मेरे लिए आप 2 स्तंभ हो। मैं उनकी शादी को इतना महत्व नहीं देता जितना आप दोनों की वहां की चेयर को मैं स्थान को सलाम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, जय। ये नया ऊर्जा है सर, जिससे राहुल गांधी जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये जो नया ऊर्जा हमारे सामने है, ये सब थैंक यू सर। वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर।